तो कार्गो बेस्ड है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जहाँ पर राक्षस और मनुष्य साथ में रह रहे हैं। हम लोग की मूवी का प्रोटैगनिस्ट भी एक राक्षस है जिसका नाम है प्रहस्त। प्रहस्त पिछले 70 साल से एक स्पेसशिप में अकेले रहते आ रहा है, जहाँ पर उसका सिर्फ एक काम है। धरती पे जितने भी मनुष्य मरते हैं उसको वो ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन का मतलब है मरे हुए व्यक्ति को वापस धरती पे पुनर्जन्म के लिए भेजना। मैं पूरे दिन यहाँ वेट करता हूँ और पृथ्वी पे जो लोग मर जाते हैं वो यहाँ आते हैं। मिस्टर केसी सरकार, प्रहस्त को ऐसे ही अकेले रहने का आदत हो गया है, लेकिन एक दिन उसके बॉस लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं कि उसके लिए एक असिस्टेंट भेजी जा रही है जिसका नाम है युविष्का। युविष्का है बहुत खुशमिजाज टाइप की लड़की, और बाकी का मूवी यही लोग का इंटरेक्शन को फॉलो करता है। मूवी का थीम्स थोड़ा हैवी है, एटलीस्ट बाकी हिंदी मूवी से कंपेयर करो तो। इनफैक्ट थीम है, यही बहुत बड़ा बात है। तो इस मूवी का एक थीम है डेथ, स्पेसिफिकली कि इंसान के मर जाने के बाद उसका लाइफ पूरी तरह से इरेज नहीं हो जाता, कुछ रह जाता है। बाकी चीज भी है सोचने लायक, जैसे कि लाइफ कितना लोनली है या लाइफ कितना रेपेटिटिव है, लेकिन ये सब चीज के बारे में ज्यादातर बात नहीं किया गया है। मेन थीम एटलीस्ट मेरे हिसाब से यही है कि आपके मरने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। अब देखो, इस मूवी का थीम्स बहुत हैवी है, इसके प्लॉट में बहुत अजीब अजीब एलिमेंट्स भी आता है, और इसका स्टोरी वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है। तो आराम से इसको कॉम्प्लेक्स मूवी तो कोई कह ही देगा। और देखो, हमको कॉम्प्लेक्स मूवी से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी ये मूवी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जब किसी मूवी में इतना ज्यादा डिटेल्स रहता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस डिटेल का कुछ काम आएगा आपको। इतने सारे एलिमेंट्स को समझना, उनको याद रखना, उनके बारे में सोचना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑडियंस के लिए। वरना जबरदस्ती का एलिमेंट्स फेंक देना और फिर उसके बाद उसको एक बार भी एड्रेस नहीं करना, ये बहुत ज्यादा ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगता है, एटलीस्ट हमको एज एन ऑडियंस। इस स्टोरी में डिटेल्स को लेके दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है, और दूसरा ये कि कहीं कहीं पे बहुत कम एक्सप्लेन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी में टीवी न्यूज इतना डम क्यों है? मूवी के शुरू होते ही एक अनाउंसमेंट आता है कि 75 साल पहले एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था, इसीलिए राक्षस और मनुष्य साथ में रह रहे हैं। और कल राक्षस मनुष्य पीस ट्रीटी के लिए 20 और मेगा स्पेसशिप्स लॉन्च हुई। इस समझौते के कारण मनुष्य और राक्षसों के कोल्ड वॉर को थोड़ी राहत मिली थी। अगर 75 साल पहले कोई चीज हुआ था तो वो आज न्यूज पे क्यों आ रहा है? जब इंडिया में कोई नया प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है तो क्या हम लोग ये बात करते हैं कि 70 साल पहले इंडिया कॉलोनी हुआ करता था, या हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे? सिर्फ लेटेस्ट अपडेट्स देके न्यूज बात को खत्म करता है। तो अगर सबसे पहले हमको न्यूज चैनल ये बोल रहा है कि 75 साल पहले 6 राक्षस लोग स्पेसशिप में गए थे ट्रांजिशन सर्विस करने के लिए, तो वो हमको इमीडिएटली फेक लगेगा कि ये सिर्फ हमको समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि असली दुनिया में तो कोई भी न्यूज चैनल ऐसे बात करता है नहीं। ऐसे ही बहुत सारा मोमेंट्स है मूवी में जहाँ पे जबरदस्ती का लगता है कि 4 लाइन देके आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कोई कुछ बात कर रहा है, और वो चीज़ हमको बहुत खटकता है। वैसे ही बहुत सारा ऐसा डिटेल्स है मूवी में जो कि इंसान को कंफ्यूज कर दे। कोई भी देख के ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा है, या 10 मिनट पहले तो कुछ अलग बोला था अभी कुछ अलग दिखा रहा है। कुछ भी वैसा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सोच के फ्रस्ट्रेट हो गए, और अगर उस डिटेल को अगर थोड़ा ज़्यादा फ्लैश आउट किया जाता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, क्या इंसान लोग को पता है कि मरने के बाद वो लोग स्पेसशिप में आता है? क्योंकि मूवी के शुरू में तो दिखाता है कि उन लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है कि हाँ, आपका पोस्ट डेथ ट्रांजिशन सर्विस राक्षस लोग करते हैं। तो अगर पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड क्यों दिखता है स्पेसशिप में आके? मतलब ये स्वर्ग है? कोई स्वर्ग कोई नर्क नहीं होता है सर। इनफैक्ट एक जगह तो साइंटिस्ट आके ये भी बोलता है कि मेरा दोस्त थियराइज किया था कि मरने के बाद हमारे लिए क्या होता है। आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन रखा गया था। या फिर हो सकता है कि राक्षस और मनुष्य अलग अलग दुनिया में रहते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन सिर्फ राक्षस लोग के लिए था। लेकिन फिर उसके बाद सोचो तो शुरू के टीवी अनाउंसमेंट में बोलता है कि 6 एस्ट्रोनॉट लोग वापस धरती पे आएंगे अपना स्पेसशिप में काम करने के बाद, यानी कि वो लोग धरती में ही रहते हैं। धरती पे तो इंसान भी रहता है। अच्छा छोड़ो, ये हटाओ। अगर आपके पास एक हीलर टेक्नोलॉजी है जिससे कि कोई भी शरीर का दिक्कत ठीक हो जाता है, तो वो चीज़ अर्थ पे क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्या प्रहस्त की गर्लफ्रेंड भी राक्षस है? क्योंकि वो तो 70 साल पहले स्पेसशिप में गया था, तो जब अभी वो लोग वीडियो चैट कर रहा था उसकी गर्लफ्रेंड जवान कैसे है इतनी? एक जगह पे प्रहस्त बोलता है कि उसका नेबर्स लोग सरप्राइज हो गया था उसके पावर से। इसमें सरप्राइज होने का क्या बात है? अगर राक्षस लोग वहीं पे रहता तो सबको यूज टू होना चाहिए कि हाँ, राक्षसों के पास तो पावर रहता है। हो सकता है कि वो स्पेसिफिक पावर से इम्प्रेस हो गया हो। अच्छा हाँ, ये एक और बड़ा बात, इस मूवी में हर राक्षस के पास एक अलग अलग पावर है। उसका बॉस गायब हो सकता है, प्रहस्त अपने मन से ही किसी चीज़ को उठा के कहीं और रख सकता है, जिसको इंग्लिश में टेलीकिनेसिस बोलते हैं।
युविश्का किसी को भी हील कर सकती है। एक्समैन का पूरा एक यूनिवर्स खड़ा हो गया है इन पावर्स को लेके, और इस मूवी में क्या किया गया है? कुछ भी नहीं। लाइक लिटरली सिर्फ एक सीन में प्रहस्त बताता है कि हाँ देखो मेरे पास ये एक पावर है, हम कुछ भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं सिर्फ अपने मन के पावर से, और बस वो खत्म, उसका कुछ नहीं। एक जगह पर उसका बॉस बोलता है कि हाँ हम गायब हो सकते हैं, और वो गायब होकर दिखाता भी है, और बस खत्म। क्या किया जा रहा है इन पावर्स के साथ? उससे लाइक लिटरली उसका कुछ सोचकर आप नहीं बना सकते हो। और अगर कुछ नहीं बनाना था उसका तो फिर उसके बाद उसको मूवी में डालना क्यों है? क्यों सबके पास पावर है? राक्षस के पास पावर होना कोई तो इमेजिन नहीं करेगा, उसको ये मूवी में डालना क्यों जरूरी था? तो ये सब चीज़ सोच के हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हम मूवी को दूसरी तीसरी बार भी देखे और थोड़ा कहीं कहीं पर डाउट क्लियर हुआ कि एक जगह पे उसका बॉस बोलता है कि हाँ हम लोग का 137th मैरिज एनिवर्सरी है, तो परहैप्स राक्षस लोग बहुत ज़्यादा लंबा जिंदगी जीता है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी राक्षस थी, इसीलिए वो अभी तक उतनी ही जवान दिखती है जितना प्रहस्त दिखता है। लेकिन दोबारा देखने के बाद भी मेरा बहुत सारा डाउट ऐसा था जो कि क्लियर नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज़ है? मूवी के शुरू में सिर्फ इसको थोड़ा सेकंड के लिए दिखाता है, और मूवी के क्लाइमैक्स के टाइम पे प्रहस्त उसको देखकर बहुत एक प्रोफाउंड बात कहता है या बहुत एक डीप बात कहता है, जो कि मेरे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो यंत्र क्या चीज़ है या उससे क्या दिखता है आपको। देखो अगर स्टोरी में डिटेल्स डाला गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमको जानना है थोड़ा रिच स्टोरी वर्ल्ड के बारे में। लेकिन जब हम डीसी या मार्वल या हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा इमेजिनेटिव स्टोरी वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो उसका छोटा छोटा डिटेल्स भी मेरे दिमाग में बिल्कुल रटा हुआ है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि शुरू में ही आके कोई न्यूज़ चैनल आपको बोल दे कि हाँ वंडर वुमन के पास ये पावर है, या सुपरमैन के पास ये पावर है, या हैरी पॉटर में ये सब स्पेल्स होता है। कोई एक पूरा चैप्टर में पहले ही हमको पावर्स के बारे में बताया नहीं गया है। धीरे धीरे कहानी के साथ साथ उसका डिटेल्स उभर कर आता है, तब जाकर हम उस कहानी में इमर्स होते हैं, तब जाकर हमको उसके बारे में पता चलता है, और वो एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है। किसी भी चीज़ के बारे में भी सीखना, चाहे वो आपका इमेजिनेशन ही क्यों ना हो, वो मेरे लिए रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन सिर्फ तभी जब उसके बारे में हमको नेचुरली पता चले, नॉट दैट कि ऊपर से 4 लाइन डायलॉग चिपका के हमको बता दे कि हाँ देखो ऐसे काम करता है। और स्पेशली फ्रस्ट्रेटिंग तो ये लगता है कि उसके बाद मूवी में उसका कुछ काम भी नहीं आया इतने सारे डिटेल्स का, तो वो था ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? अब देखो ये मूवी इतना भी खराब नहीं है जितना हम शायद प्रिटेंड कर रहे हो। बहुत क्लियरली दिखता है कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस मूवी में एक कैरेक्टर है लोनलीनेस डिटेक्टिव। लोनलीनेस डिटेक्टिव का पूरा लाइफ एक मोन्टाज में दिखाता है मूवी के बीच में कहीं पे, और वो मोन्टाज कुछ मतलब 2 मिनट का रहता है और उसमें उसका पूरा लाइफ दिखाता है। वो मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगा था। लीड एक्टर्स का एक्टिंग तो ज़बरदस्त है ही, दोनों को मिर्ज़ापुर में देखे हैं हम लोग, पता है कि बहुत अच्छा एक्टर है। लेकिन सबसे अच्छा काम इसमें किया गया है VFX और सेट डिज़ाइन का। मतलब इतना अनरियल स्टोरी में इतना ज़्यादा रियलिस्टिक अगर हमको फील आया है तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसमें सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा किया गया था। नॉर्मल बॉलीवुड मूवी में जहाँ पे भी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आए उसका सबसे पहले देखकर घटिया जो पुट ऑफ कर देता है वो लगता है कि बहुत ही गंदा VFX और बहुत ही गंदा सेट डिज़ाइन। लेकिन इस मूवी में वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको नोटिस भी नहीं करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी डिज़ाइनर, दैट ग्रेट डिज़ाइन इज़ इनविजिबल। लेकिन फिर भी मूवी अल्टीमेटली डिसअपॉइंटिंग ही है। कहानी बहुत ज़्यादा टाइट हो सकता था, अगर इसके अजीब अजीब एलिमेंट्स थोड़ा सा कनेक्टेड होते तो हो सकता है हमको देखने में ज़्यादा मज़ा आता। लोग मेरे जितना बेरोजगार तो है नहीं कि सेम मूवी को 3 बार देखे सो दैट उसका छोटा छोटा डिटेल्स भी समझ में आए। और जब हम 3 बार देखें तो हम आपको बता दे रहे हैं कि उसका डिटेल्स पे ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका मूवी में कोई काम नहीं आता। इस मूवी को देख के सीधे सीधे समझ में आता है कि इसके मैसेजेस और इसके थीम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसके किरदार पे नहीं। कितना कुछ नहीं है जो हमको प्रहस्त के बारे में नहीं पता है। क्यों वो 70 साल पहले ये जॉब लिया था, क्या उसको रिलेशनशिप में उसके प्रॉब्लम था, क्यों उसको अकेले रहना इतना अच्छा लगता है। जब उसके बॉस लोग उसको बोले थे कि उसको एक असिस्टेंट मिल रही है तो वो क्यों बोला था कि नहीं हमको मेल असिस्टेंट चाहिए, हमको फीमेल असिस्टेंट नहीं चाहिए। ये सब चीज़ कैरेक्टर से रिलेटेड और हमको वो जानना है रादर दैन कि हाँ ठीक है बनने के बाद हो सकता है मेरा जिंदगी फिर भी यूजफुल हो एंड व्हाट नॉट। देखो इंडिया में ऐसा मूवीज बहुत कम बनता है और हम चाहते हैं ज़्यादा बने, लेकिन अगर आप एक ऐसा मूवी ला रहे हैं जो आपको पता है कि इंडियन ऑडियंस बहुत कम देखती है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए वो एक्सपीरियंस रिवॉर्डिंग हो। और ये सुनने में बहुत ख़राब लगेगा लेकिन ऑडियंस को आपके मूवी के मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कोई कहानी देखते हैं तो हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमको जानना है उसके साथ क्या हुआ। स्क्रीन पे जो इंसान है, जो प्रोटैगनिस्ट है, हमको उसके बारे में जानना है, हमको उसका कहानी जानना है। और उस कहानी के थ्रू अगर आप अपना एक मैसेज दे सकें तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कहानी में भी बहुत सारा हैवी थीम्स है, लेकिन जब हम वो सब मूवीज देखते हैं, स्पेशली जब हम देखना शुरू किए थे,
तो वो हम ये उसके मॉरल लेसन्स को जानने के लिए नहीं देखे थे। हम जानना चाहते हैं कि हैरी पॉटर के साथ क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं कि जॉन स्नो के साथ क्या हुआ, और वो लोग के कैरेक्टर के थ्रू हमको उस कहानी का थीम समझ में आया। अगर अलग से आप थीम बनाए और आप जबरदस्ती का कैरेक्टर को रखे जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं बताया, तो वो मूवी मेरे लिए रिवॉर्डिंग कैसे होगा। इस मूवी में प्रहस्त को फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कोई एक्शन नहीं लेता है पूरे मूवी में। ये पूरा मूवी यही है कि उसका रिएक्शन क्या रहता है। लास्ट में जाके वो अपने लिए पहला एक डिसीजन लेता है कि हाँ ठीक है, इस स्पेसशिप से हम उतर रहे हैं, लेकिन वो भी उसका बॉस लोग ही उसको फोर्स करते रहता है। इतना रिएक्शनरी प्रोटैगनिस्ट जो कि कोई एक्शन नहीं लेता है, उसको देखने में हमको मजा भला कैसे आ सकता है। तो देखो, तुम लोग को कुछ नया एक्सप्लोर करने का मन है तो हाँ ठीक है, जाके ये मूवी देख सकते हो, लेकिन इस मूवी में मजा इसी माइंडसेट से आएगा कि हाँ कुछ नया करने का कोशिश किया गया है, जो कि सच बात है, नया करने का कोशिश किया गया है, लेकिन ये मूवी अपने में कुछ ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं। तो ये था मेरा कार्गो का रिव्यू। अगले वीडियो के लिए कौन सा मूवी हमको रिव्यू करना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख दो, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।